हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें पहला कंपोनेंट आता है कंजम्पशन का, उपभोग का, उसको काफ़ी डिटेल में समझा। उसी से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एग्रीगेट डिमांड जो समग्र मांग है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको समझेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद हमारा जो उद्देश्य था, इस चैप्टर का जो नाम है उसको हम लोग तब पहुंच पाएंगे, आय के निर्धारण में इस वीडियो के बाद पहुंच पाएंगे। तो अभी तक के वीडियोस एकदम वो ये हाथी समझना है, तो हम लोगों ने सूंड को समझा, पूंछ को समझा, ऐसे ऐसे करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो समझिए। देखिए, समग्र मांग तथा इसके अवयव में हम लोग कंजम्पशन को पढ़ चुके थे। अब इसी से संबंधित कुछ चीजें हैं। कोई देश है, मैंने आपको बताया था C इज इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल c इंटू कैपिटल Y, ऐसे लिखा करते थे। अब कुछ संख्याएं दे दी गई, तो यहां पर क्या कर रखा है, 100 कर दिया गया इसको, C बार को, और फिर इसको स्मॉल c की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच तक हो सकती थी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में भी कोई संख्या हो सकती है, कुछ भी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, इसका जो मान है वो दे रखा है 0.8, 0.8। वैसे मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, कैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब 0 से 1 तक है और 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। ऐसे लिखेंगे तो 0 से 1 के बीच में, लेकिन 0 और 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैथ्स में फंक्शन पढ़ाऊंगा कभी तो बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.8। ये कोई ऐसा किसी देश का, किसी अर्थव्यवस्था का कंजम्पशन फंक्शन है, उपभोग फलन ऐसा दे रखा है। क्या है, उस देश को कल्प देश बोल दिया, इंग्लिश में इसी को इमेजिना बोला लिखा होता, मतलब कोई एक देश है, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए। ठीक, अच्छा, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर दिखने लग जाते हैं ना कॉन्क्रीट, तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आता है कई लोगों को। अच्छा, जब कल्प देश में कोई भी आय नहीं होती, y 0 कर दोगे तो ये तो गायब हो जाएगा, 0.8 में y से 0 से गुणा करोगे, गायब हो जाएगा, तो c कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये जो 100 है कंजम्पशन, उपभोग 100 तो होगा ही होगा, चाहे देश में आय हो चाहे ना हो। तो ये जो 100 रुपए है ना, इसके नागरिक 100 रुपए की वस्तुओं का उपभोग करते हैं कब, जब कल्प देश में कोई भी आय नहीं होती, जब कोई भी आय नहीं है, उस स्थिति में भी यहाँ के जो नागरिक हैं वो 100 रुपए की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। क्या करते हैं, 100 रुपए की वस्तुओं का। तो यहाँ पर जो 100 रुपए है ना, 100, वो आपका स्वायत्त उपभोग हो गया, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, अच्छा, आइए हम आय के अन्य पहलू बचत को देखते हैं। क्या मतलब हुआ, हम लोगों ने बोला भैया आपकी y रुपए अगर आपकी आय है तो उसमें से कुछ तो कंजम्पशन हो गया, कुछ का तो उपभोग हो गया, लेकिन उपभोग छोड़ करके आपकी बचत भी तो हो सकती है। ठीक है, कोई भी नॉर्मली तो यही होता है, आपकी जितनी आमदनी है उसमें से कुछ उपभोग करते हो, कुछ का बचत कर लेते हो। तो बचत क्या होती है, आप अगर 500 रुपए कमा रहे हो, इसमें आप 400 रुपए का उपभोग कर ले रहे हो, तो सीधी सी बात है 100 रुपए आपकी बचत हो गई। तो ये 100 कैसे निकाला, 100 निकाला आपने 500 में से 400 को घटाकर। 500 रुपए आपकी आय है, 400 रुपए का उपभोग कर लिया, कितना सेव, कितना किया, 100 रुपए। ठीक, तो वो 100 रुपए ऐसे ही तो आ गया, इसीलिए सेव को लिखते हैं कैपिटल एस, ये एस बड़ा लिखते हैं यहाँ पे जब सेविंग की बात करेंगे। इनकम को हम लोग कैपिटल वाई से दिखाते हैं, और कंजम्पशन यानी कि उपभोग को सी से दिखाते हैं। तो ये सब कुछ कैपिटल लेटर्स में रहेगा। अभी आगे की जो स्लाइड्स हैं वहां पर कैपिटल और स्मॉल का थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये यहां से समझ में आ गया। अब जो लिखा उसको फटाफट देख लेते हैं। बचत जो है वो आय का वह भाग है जो उपभोग नहीं किया गया, है ना, सीधी सी बात है। तो इस कैपिटल एस इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस सी, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है इसमें, अब कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली थी। एमपीसी पहले पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। इसी को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, इसी से निरूपित कर रहे थे। यहां पर हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने किसको पढ़ा हुआ था, सीमांत उपभोग। यहां पर पढ़ रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वहां पर पढ़ा हुआ था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो उपभोग की जगह हम लोग अब बचत में एमपीएस को पढ़ ले रहे हैं। अच्छा, तो आप एक बात सोचो कि जो आपका स्मॉल सी था, स्मॉल सी क्या था, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको कैसे निकाला था हम लोगों ने, कैपिटल डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, यही तो क्या हुआ था। अच्छा, अब ये सोचो यहां पर हम लोग को क्या निकालना है, एमपीएस निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। अच्छा, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो आपका सेविंग्स होती है वो आप अपनी आमदनी में से कंजम्पशन यानी उपभोग को घटा देते हो तो आपका आ जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है,
आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, ये कर दोगे। अच्छा, तो अगर एस बराबर वाई माइनस सी है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस सी, कैपिटल सी ही है। अच्छा, आप समझ लो, इसी में अपने को करना क्या है, अपने को तो चाहिए डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, तो यहां पर भी आपने क्या किया, पूरे में डेल्टा वाई से भाग कर दिया। अब डेल्टा वाई माइनस सी बटे डेल्टा वाई को अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। अच्छा, अब ये क्या हो गया, इसी को आपने अलग अलग कर दिया, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, ये कट गया, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई एक आ गया। और ये डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई देखो क्या है, यही तो आपका एमपीसी था, क्यों, देखो डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई क्या है, तो ये इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसी की जगह आप एमपीएस लिख सकते हो। तो यहां से आपका आ जाएगा एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी। अच्छा, एमपीएस को ही हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एमपीसी को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सी, ये हो जाएगा आपका स्मॉल एस। ये आपकी इक्वेशन निकल करके आ गई। सिंपल सी बात है, क्यों सिंपल सी बात है, इतना जो कैलकुलेशन करके निकाला है ना। अच्छा, माइनस सी को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल एस प्लस स्मॉल सी इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हो। अच्छा, इतनी गणित करने की जरूरत नहीं है, क्यों, 500 रुपए आपकी आमदनी थी, 400 रुपए आप खर्च कर रहे थे, 100 रुपए की बचत कर रहे थे, ठीक, मान लिया। अब आपकी 600 रुपए आमदनी हो गई, आपने 450 रुपए खर्च कर दिए, 150 रुपए बचा लिए, यही तो होगा भाई, जितना खर्च करोगे उसको छोड़ के जो बचेगा वो तो बचत हो ही जाएगी। तो हर स्थिति में आपका 100 रुपए आमदनी बढ़ी, कितनी बढ़ गई, 100 रुपए। 100 रुपए में आपने उपभोग कितना बढ़ाया, 400 से 450 किया, तो 50 रुपए आपने उपभोग बढ़ाया। और बचत कितनी बढ़ गई, बचत भी 100 रुपए से 150 हो गई, तो ये भी 50 रुपए बढ़ गई। तो आपका एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, तो ये आपको 0.5 आ गया यहाँ पर। अच्छा, और यहां पर इस वाले केस में आपका एमपीएस भी 50/100 हो जाएगा, ये भी 0.5, इन दोनों को जोड़ोगे हमेशा 1 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला करके ही तो आपकी आमदनी बन रही है। तो कभी भी जो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उसमें जब आप सीमांत बचत प्रवृत्ति को जोड़ोगे तो हमेशा 1 आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको इतना डिराइव करने की आवश्यकता नहीं थी, डिराइव करके दिखाया, क्योंकि आप कई लोग हैं जो समझते हैं कि डेल्टा एटा देकर के डर जाते हैं, इसलिए मैंने डिराइव करके दिखा दिया। ये वही चीज है, एमपीएस है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये यहाँ पर आपका स्मॉल एस लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, ये हम लोगों ने देखा है सेविंग्स क्या होती है, आय में से आपने उपभोग को घटा दिया, ठीक। स्मॉल एस क्या हो गया, स्मॉल एस हो गया कि आप कितना बचत कर रहे हो। स्मॉल एस का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एस का मतलब हुआ कि बचत में होने वाला परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन होता है डेल्टा एस, डेल्टा कैपिटल एस, मतलब डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो कैपिटल एस यानी कि कुल बचत में कितना परिवर्तन हुआ, वो डिवाइडेड बाई क्या, कुल आपकी आमदनी, ठीक। अच्छा, हो गया, तो उसी को आपने ऐसे करके लिख दिया, वही अभी मैंने आपको करके दिखाया था, तो डेल्टा बाई डेल्टा वाई कर दिया, यहां से ये 1 माइनस स्मॉल सी हो गया, ठीक। इसी को हम लोग दूसरी तरह से देख सकते हैं। अब यही आप देखिए, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आया, तो क्या आया, 1 माइनस सी। 1 माइनस सी, सी क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, 0 से 1 के बीच, मान लीजिए सी की वैल्यू 0.6 है, तो 1 माइनस 0.6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.4। ये हमारा समग्र मांग और इसके अवयव में हम लोग जो भी चीजें पढ़ चुके थे उन्हीं को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी पढ़ा हुआ था। एमपीसी इस ये जो ग्राफ बनकर के है इसको ध्यान से देखना, ये जो पूरा हिस्सा है यहां से यहां तक, यहां पर लिखा हुआ ए, हम लोग क्या लिखते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ, इन्होंने लिखा हुआ है सी बराबर ए धन बी वाई। हम लोग अपना नोटेशन क्या कर रहे हैं, हम लोग का नोटेशन थोड़ा अलग है, सी बराबर सी बार जो हमारा स्वायत्त उपभोग है प्लस स्मॉल सी गुणे वाई। तो यहाँ पर बी की जगह स्मॉल सी है, ए की जगह कैपिटल सी बार है, तो ये ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, अपने में कैपिटल सी बार लिख देंगे। ये क्या हो जाता है, यही जो एरिया यहां से यहां तक की जो दूरी है उस वही रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, सी बार। ये जो सी बार है वो आपका स्वायत्त उपभोग है। अच्छा, तो पूछा जाए कि ये हो गया, ये सी कहां पर है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही आपके इस सी को निरूपित कर रही है, तो ये सी भी आपको मिल गया, ये सी बार मिल गया, ये वाला सी कहां पर मिलेगा, ये क्या है, छोटा सी, ये है वास्तव में
ये जो लाइन है इसका ढाल क्या है, इसका ढलान क्या है, इसकी प्रवणता क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका ग्रेडियंट क्या है। ठीक, तो ये जो ग्रेडियंट हम लोग कैसे निकालते थे, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। जब बहुत छोटे स्तर पर हम लोग चेंज को देखते हैं तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख देते हैं, तो डीसी बाई डी वाई ये हो जाता है। तो ये जो लाइन है इसका जो ढलान है वो ढलान है। इस ढलान को अगर मान लीजिए कोण थीटा बन रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा। ठीक है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल गणित नहीं आ रही है। ठीक है, ये स्मॉल सी आपका हो जाएगा। अब ये जो प्रवणता है इसकी, ये स्मॉल सी इसको निरूपित कर रहा है, और ये आपका टोटल कंजम्पशन, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, इनकम जा रही है। ठीक, अच्छा, इसी को हम लोग एमपीसी जो है ना, वो क्या था हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, आय में प्रति इकाई परिवर्तन हो रहा है, तो उस एक इकाई आय बढ़ने से आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, वो जो कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई है, कंजम्पशन में जो चेंज हुआ है आय में चेंज की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। ठीक, अच्छा, इसी को डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के रूप में भी लिखा सकता है। दो तरह से डिफाइन कर रहा है कि 500 रुपए आपकी इनकम थी तो आप 400 रुपए खर्च कर रहे थे, 501 आपकी इनकम होगी तो आपने 400 रुपए 80 पैसे खर्च किया, तो वो जो 80 पैसे बढ़ा, सीधे सीधे 1 रुपए इनकम बढ़ने से आपने कंजम्पशन कितना बढ़ाया, वो 80 पैसे आपका क्या आ गया, स्मॉल सी आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपकी पहले 500 रुपए थी इनकम, आपने 501 कर दी, तो आपने परिवर्तन कितना किया इनकम का, 1 रुपया। कंजम्पशन में कितना परिवर्तन हुआ, 80 पैसे। 80 पैसे को 0.8 रुपए लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, दो तरह से डिफाइन किया था, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। अच्छा, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से सीमांत बचत प्रवृत्ति, अभी हम लोग उपभोग प्रवृत्ति की बात कर रहे थे, बचत प्रवृत्ति की बात आ गई। ये भी मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करके बताया था, यही स्मॉल एस प्लस स्मॉल सी इक्वल टू 1 हो जाता है। क्या है इसमें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आप आय में प्रति इकाई परिवर्तन किया, आपने आय 1 रुपया बढ़ाया, तो कुछ तो आपने उपभोग कर लिया, 1 रुपए बढ़ने पर जो आप बचत कर रहे हो, वो बचत आपकी हो जाती है सीमांत बचत प्रवृत्ति। आपकी हर 1 रुपए बढ़ने पर कितनी प्रवृत्ति है बचत करने की, उसी को बोल देते हैं एमपीएस। ठीक, अच्छा, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा कैपिटल एस बटे डेल्टा कैपिटल वाई। ये भी मैंने आपको ड्राइव करके बताया था अभी। अच्छा, औसत, ये तो बहुत आसान हो जाता है। औसत में देखो, मार्जिनल जब हमें निकालना होता है तो हम लोग कैपिटल सी का डेल्टा लगाते हैं, क्योंकि डेल्टा सी में जो मतलब सी में परिवर्तन, यानी कि उपभोग में होने वाला परिवर्तन बटे आय में होने वाला परिवर्तन, ऐसे लिखा करते हैं। लेकिन यहां तो एवरेज है, सीधा सीधा सी अपॉन वाई कर दो। समझो, आपने क्या किया, 500 रुपए आपकी आय थी, 400 रुपए आप उपभोग कर गए, 100 रुपए आपने बचत कर ली, 600 रुपए आमदनी हो गई, आपने 450 रुपए क्या किया, उपभोग कर लिया। ठीक है, यहां पर ये उपभोग है, ये सी है आपका, ये आपका एस है, और ये आपका क्या है, इनकम है, वाई है। ठीक, अच्छा, ये क्या हो गया, 150 रुपए की आपकी बचत हो गई। ठीक, क्योंकि कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों को मिलाकर के तो आपकी इनकम हो जाएगी। 700 रुपए आपका आ गया, आपने क्या किया, 500 रुपए की उपभोग कर लिया, 200 रुपए की बचत हो गई। तो अब क्या हो रहा है, आप ये देखो, जो आपका एमपीसी पूछा जाए, इसी को चलो करके हम निकालते हैं सारी चीजें। एमपीसी क्या हो जाता है, एमपीसी हो जाता है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। अच्छा, देखो, यहां से यहां पर जब गए तो कंजम्पशन कितना बढ़ा, 50 इकाई बढ़ा, तो डेल्टा सी मतलब उपभोग में परिवर्तन कितना हुआ, 50, और इनकम में कितना परिवर्तन हो रहा है, 400 से 500 पे जा रहे हो, 500 से 600 पे जा रहे हो, तो कितना हो रहा है, 100 का, तो ये आपका कितना गया, 0.5। तो आपका एमपीसी आ चुका है। एमपीएस कितना आएगा, एमपीएस होता है कि आपका यहां पे कितना अंतर हुआ, 100 से 150 पे गए तो यहां पर 50 का अंतर हुआ, लेकिन नीचे तो डेल्टा वाई आता है, आय में कितना परिवर्तन हो रहा है, 100 का, तो यहां पर आपका एमपीएस भी कितना निकल करके आ रहा है, 0.5 आ रहा है। अच्छा, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ रहा है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां पर देखो 400 है, कंजम्पशन यहां पे डेल्टा नहीं है, यहां पे सी अपॉन वाई है, तो 400 में आपने 500 से भाग दिया तो कितना हो गया, 0.8। हमारे कंजम्पशन फंक्शन में, हमारे उपभोग फलन में ये तो हमेशा 0.5 ही बना रहेगा, हमेशा। क्यों, क्योंकि हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को फिक्स्ड माना हुआ था, लेकिन एपीसी चेंज होता रहेगा। देखो यहां पे तो एपीसी 0.8 आ गया, यहां पर आप एपीसी देखोगे तो यहां पर कंजम्पशन कितना हो रहा है, 450, 450 में आप 600 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 450 में 600 से भाग देने पर आपका आ जाएगा 0.75। अच्छा, आगे कितना हो रहा है, आगे हो रहा है 500 में आप 700 से भाग दोगे, तो एपीसी लगातार बदल रहा है, यहां पर 0.8 है, यहां पर 0.75 है, और जब आप 500 में भाग दे दोगे 700 से तो आपका आ जाएगा 0.714, हाँ 2 शून्य
लगभग 0.7143 इस तरह का कुछ संख्या आ जाएगी। तो देखो 0.8 है, 0.75 है, 0.743 है, तो यहाँ पर एपीसी चेंज होता चला जा रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से आपसे बोला जाए एमपीसी क्या होगा, सॉरी एपीएस क्या होगा, एपीएस क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, औसत बचत प्रवृत्ति, औसत। तो औसत में आपकी टोटल जो सेविंग है, एस में आप इनकम से भाग दोगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100 में जब आप 500 से भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 0.2। अच्छा, यहां पर क्या है, यहां पर 150 में आप 600 से भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 0.25। तो यहां पर एम जो आपका एपीएस है ये भी चेंज करता चला जा रहा है, ठीक है। तो एपीसी और एपीएस चेंज करेगा हमारे कंजम्पशन फंक्शन में, क्योंकि हम लोग ने इस तरह का माना हुआ है, हमने माना ही है एमपीसी कांस्टेंट रहेगा। वही क्यों, क्योंकि हमने एक बहुत आसान सरल उपभोग फंक्शन लिया है जिससे कि हम आगे के एनालिसिस को समझ पाए। तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ऐसे ही औसतों को मैंने आपको बता दिया था कि कैपिटल एस अपॉन वाई है। जब एमपीएस की बात करते थे तो क्या हो जाता, तो वहां पर डेल्टा हो जाता, तो वहां पर हम लोग परिवर्तन की बात करते थे, ठीक, ये बस ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने कंजम्पशन पढ़ लिया, कंजम्पशन के साथ साथ सेविंग्स भी पढ़ ली, कंजम्पशन से जुड़ी हुई जो सीमांत प्रवृत्ति है वो देख ली, औसत प्रवृत्ति है वो भी देख ली, ऐसे ही बचत से संबंधित भी औसत और सीमांत प्रवृत्तियों को देख लिया। अब हमारी समग्र मांग का हमें निकालना क्या है, हमें आय का निर्धारण करना, हम लोगों ने अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं, इस वीडियो के बाद हम करना शुरू करेंगे। आय के निर्धारण में हम लोगों ने समग्र मांग को पढ़ना सीखा। समग्र मांग का पहला अवयव था कंजम्पशन, उसको पढ़ लिया। अब दूसरा है निवेश, उसको पढ़ते हैं फटाफट, ठीक। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।